लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपनिंग, लेकिन फिलहाल चलिए आपको लिए चलते हैं विराट सही और पाखी के पास। हमने दिया है उनको एक डिजिटल चैलेंज, देखे तो सही कैसा कर रहे हैं। लाइव वीडियोस पे डांस कर बोलना सुन लुक एट मी You and me. अरे shut up. चीटर हाय गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम हैं गुम हैं किसी के प्यार में के सेट पे, और मैं हूँ विराट, ये है सई और ये है पाखी। आज होने वाला है घमासान युद्ध। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये चवान निवास नहीं है। काम डाउन। तो बेसिकली हम लोग एक गेम खेलने वाले हैं। जैसे एक हेड्स अप खेलते हैं वैसे ही गेम है। तो उस पेपर पे कुछ लिखा होगा, सपोज पाखी पकड़ेगी तो सही गैस करेगी। नहीं, सही इनैक्ट करेगी। सही, हाँ सही इनैक्ट करेगी और गैस ये करेगी। राइट, तो होस्ट से ज़्यादा इनको पता है कैसे खेलना है ये। तो फिर भी मैं होस्ट कर रहा हूँ, आई डोंट नो हाउ। Your time starts now. Bee! Honey bee! Yeah. Bumblebee! No, you can't talk. You can't talk. Bumble. Bee. Yeah, bee. Blackberry. Blueberry. 15 seconds up. 15 seconds. Hurry. Bee. Bee में क्या उसमें? Time. Bee. Squeeze. What? Tablet. No. Is it a social networking site? Twitter. And no, still. हाँ, 40 seconds करते, 40 seconds. 1 minute ये खेल रहे हैं ना हम लोग। I don't have time. Okay, 50 seconds up. Clock, watch, 10. hanging ball, alarm. And we are Busy bee. busy bee. I don't have time. I said it. Yeah, cheater. Okay. I heard it. No, I'm the host. Devi, Queen, Rani. Okay, Queen, 35 seconds up. Queen, Mike, camera, Queen, Mike, camera. What? Insta Queen, Instagram Queen, Instagram Queen, social media Queen. 55 seconds up. Miss World. And Miss Queen. I don't want to say. and time's up. Digital Queen. कि आपने देखा कि दोनों ही हार चुके हैं और होस्ट सबसे बेस्ट है यहाँ पर। एक मैं ही हूँ जो बेहतर कर रहा हूँ यहाँ पर। सो आई एम वेरी हम्बल। चरखा, गन्ने का जूस, कैमरा, फ्रेम, लेंस, पुराने जमाने का कैमरा। What is that called? No, you can't speak. Arey, shut up. ये दोनों ही मारी है। Time out.
इंस्टाग्राम, उसमें विंडो, डांस करना, उसमें लाइव वीडियोस पे डांस करना। रील मेकर में बोल रही, रील होती थी पुराने जमाने में, पागल। ओके, हैशटैग, हाँ, हैशटैग फनी, हैशटैग ट्रायो, लव ट्रायंगल, हैशटैग फ्रेंड्स, हैशटैग फनी। हम लोग अंदर क्या कर रहे हैं? फूड, नो फूड, हैशटैग रन हंग्री, मैं तो लुक एट मी, यू एंड मी अंदर क्या कर रहे थे? बात कर रहे थे रोमांस, सीन, एक्टिंग, स्टॉप, हाँ, लाइटिंग, हाँ, हम बात कर रहे थे यार, गाना, सिंग, हमारी स्टोरी बन रही, सीरियल शो, हम क्या बात कर रहे हैं? मीम्स, हम लोग मीम्स की बात नहीं कर रहे थे। तुमने क्या कब से बोला था? हम लोग अंदर क्या बात कर रहे थे? सामने के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो अच्छे नहीं करते ना, अच्छी मेमोरी नहीं रखते ना, बादाम नहीं खाते सुबह सुबह, तो ऐसा ही होता है। तू दमचरास कर रहा है? पहला वर्ड, हाँ बताना क्या? कौन? मैं कौन? कौन? ओके। घर, सेट, कौन सा? कौन आग लगा रहा है? What is this? Cottage, 9, खाना, रसोई, 8, रसोड़े में कौन था? तू ही थी रसोड़े में। तो समझ ही नहीं रही, मैं कब से समझा रहा हूँ। इतने इससे अच्छा क्या हो सकता था? कंटेंट, हंसा कंटेंट। बड़े ही डिसअपॉइंटमेंट के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि कौन बोल रहा है? इसको नहीं आता कुछ? सुन लिया देखो, ज्यादा बुलवाओ मत, मुझे काम भी करना इन दोनों के साथ। अच्छे थे, बहुत अच्छे थे दोनों, बहुत अच्छे थे। अच्छा, कौन? मैं माइंड ब्लोइंग था, आई वॉज माइंड ब्लोइंग, आई डिड इट अमेजिंग जॉब, सो थैंक यू, आई लाइक इट। देखिए, अकेले ट्रेन में सफर करना ना बड़ा रोमांचक भी हो सकता है, बोरिंग भी हो सकता है, खतरनाक भी हो सकता है, डिपेंड्स आप किस सिचुएशन में है। तो फिलहाल परिणीति चोपड़ा किस सिचुएशन में है ये जान लेते हैं, क्योंकि वो लेकर आ रही हैं द गर्ल ऑन द ट्रेन। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप चारों कितने दिनों के बाद मिल रहे हैं, और मिलते ही सबसे पहले पहला रिएक्शन क्या था कि किस तरीके से मिला जुला एक इंटरव्यू आज मीडिया से करने वाले हैं? मैं तो इससे रोज मिलती हूँ, तो मेरे लिए इन लोगों से मैं काफी टाइम बाद मिली हूँ एक्चुअली। जैसा आपने कहा, लॉकडाउन कोरोना की वजह से हमने इन पर्सन चीजें बहुत कम की हैं, तो शूटिंग की थी और उसके बाद हम लोग सब अपने अपने काम में बिजी रहे। सो मुझे तो ऐसे ही इंटरव्यूज करना पसंद है, साथ में बैठ के बातें करना। आई थिंक वो जो ऑनलाइन इंटरव्यूज हैं, काश आप भी यहाँ पर हमारे सामने होते तो और मजा आता। हम लोग भी बहुत मिस करते हैं। अगले साल अच्छा, परिणीति, जब सबसे पहले मैंने आपका ट्रेलर देखा ना, तो मैं वेट कर रही थी कि अब मैं मतलब जैसे ट्रेलर है पूरा एक बहुत सीरियस है और एक मिस्ट्री है, एक सस्पेंस है, तो मैं वेट कर रही थी कि अब हंसेगी क्योंकि परिणीति को मैंने हमेशा मतलब उसका हंसना, फेस सबसे पहले हंसना आता है, बट यहाँ पे मुझे वो चीज देखने नहीं मिली। तो आप सबने खुद मिस किया परिणीति की इस वाले चीज को? नहीं, हम तो हंसते हुए देखते हैं उनको कट बोलने के बाद।
नहीं मैम, मैंने फिल्म इसीलिए की क्योंकि इसमें हंसने का काम नहीं था। वो मैंने बहुत सारी फिल्मों में कर लिया था, तो इस फिल्म में इसलिए मैं करना चाहती थी क्योंकि ये एक नई परिणीति मैं आपको दिखाना चाहती थी। तो आई होप कि ये फिल्म जब रिलीज हो उसके बाद लोग मेरी हंसी मिस ना करें, बट ये जो नया अवतार है, और सिर्फ मेरा ही नहीं सब एक्टर्स का इस फिल्म में, वो सबको एंजॉय करें और सबकी अप्रिसिएशन हो। रिपु जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कला अदिति है इसमें, तो आप दो लड़कियां हैं इस फिल्म में, तो किसको किस तरीके से बैलेंस करना है ना, ये सबसे बड़ा कहते हैं ना कि एक डायरेक्टर के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा दोनों के साथ शूट करने का? मैडम, बैलेंसिंग मतलब हम मुझे उठाना नहीं पड़ा किसी को। नहीं, सॉरी, बैड जोक। बहुत मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया। हम लोग लंदन में करीब 2 महीने शूट किए और काफ़ी हेक्टिक शूट था दोनों के लिए। अविनाश के लिए भी था बहुत ही हेक्टिक क्योंकि उसको शूटिंग थोड़ा कम करना पड़ा, बट मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया। दोनों बहुत ही कमाल के एक्टर्स है, तीनों बहुत ही कमाल के एक्टर्स है। अलग अलग किरदार है उनके, तो उसका मेथड अलग था, प्रिपरेशन अलग था। तो काफ़ी समय बिताया हम लोग शूटिंग के दौरान। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया। अभी आप पूछिए इनसे, इनको मज़ा आया कि नहीं? ये सबसे ज्यादा मतलब कहते हैं ना कि ये मजेदार होगा कि सेट पर माहौल जब ये सारे होते थे, तो चूंकि फिल्म इतनी एक सीरियस है, तो वहां पर पर्दे के पीछे हंसना भी जरूरी होता होगा, मस्ती और प्रैंक करना, ये जो कि मतलब इसके बिना तो शूटिंग इतना जी बिल्कुल दिन निकलना मुश्किल होता है। तो ये सब माहौल कैसा था वहां पर? हम लोग सिर्फ हंसते थे मैडम। शूटिंग के बाद हम लोग हंसते थे। आप इन लोग आपको बता पाएंगे कि कैसे होता था। ये एक्चुअली सच बात है। हमारा जो कंटेंट है और जो कहानी है वो काफ़ी हेक्टिक है और इंटेंस है और इमोशंस काफ़ी, मतलब अगर आप सेट पे आए तो आप 100% कुछ हेक्टिक काम कर रहे हैं, ये पक्की बात है। लेकिन जैसे एक्शन कट के बीच में जितना रोना धोना मारना पीटना हो गया, उसके बाद वी वर ओनली लाफिंग। हम इतना हंसते थे कि वी लाइक कभी कभी ऐसे आंसू निकलते थे, इतना हंसते थे। वी हैड टू टेल पीपल कि अच्छा सीरियस अभी का हमें सीन खत्म करना है। एंड क्योंकि हम लंदन में थे और एक छोटा सा यूनिट था हमारा, तो एक्चुअली हमें बहुत मज़े आए। एक होता है ना जब हम घर पे शूट करते हैं, जब हम मुंबई में शूट करते हैं, तो हमारे और भी काम होते हैं, ये इवेंट वो इवेंट, यहाँ पहुँचना है, ये ख़त्म करना है, कोई आपका टाइम मांग रहा है। वहाँ तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम 2 दिन के लिए कहीं और जाके शूट भी नहीं कर सकते, हमें वहीं रहना है और एक साथ मिलजुल के रहना है। तो ये एक इट्स एक्चुअली वेरी नाइस थिंग, बहुत मज़ा आता है। एंड आई थिंक हमारे बीच भी एक बहुत एफर्टलेस फ्रेंडशिप और हम खुश थे थ्रू आउट शूट। जितना भी हेक्टिक हमारा काम था, हम खुश बहुत थे और हमें मज़ा बहुत आया। अच्छा, ये जो फिल्म है द गर्ल ऑन ट्रेन, ये 2016 में थोड़ा 2016 में फिल्म बनी थी हॉलीवुड में। तो क्या ये कहानी भी मतलब सेम उसी नॉवेल पे है, उसी से मिलती जुलती कहानी है, या थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए इसमें बदलाव किया गया है? इसके बारे में जानना चाहूंगी। रिबुदा? नहीं, बिल्कुल 2016 में जो इंग्लिश फिल्म थी वो आई थी। ये ऑफिशियल अडेप्टेशन है उसी पिक्चर का, और वो फिल्म भी एक नॉवेल से इंस्पायर होके बनी थी। तो बट ऑफ कोर्स हम लोग हिंदी फिल्म बना रहे थे और तो उसको हमारी ऑडियंस के लिए अडेप्ट करना ही था। एंड तो थोड़ा बहुत अडेप्टेशन हुआ है, किरदार थोड़े चेंज हुए हैं, थोड़ा सा नैरेटिव चेंज हुआ है, बट मोटा मोटी ओवरऑल सिमिलर स्पेस में ही है पिक्चर। अभी आप 26 तारीख को देखिए, कुछ चीज़ें मैं बोल नहीं पाऊंगा कि क्या चेंज किया है नहीं चेंज किया है, बट मोटा मोटी स्ट्रक्चर सिमिलर है। बट एक नई तरीके से उसको बोला गया है। मतलब एक फिल्म मेकिंग जो ओरिजिनल था थोड़ा सा डिफरेंट था, ये थोड़ा सा मोर ईजियर है
कंज्यूम करने के लिए, तो बट अदरवाइज स्ट्रक्चर मोटा मोटी सेम है। परिणीति, आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप कोई फिल्म करती हैं और जैसे कि किसी नॉवेल बेस पे कोई फिल्म है, किसी किताब पे है, तो क्या वो जरूरी होता है कि एक्टर के लिए कि हम पहले वो पढ़ें और उसके बाद फिल्म मतलब करें? ऐसा ये होता है एक एक्टर के लिए? नहीं, मैं नहीं मानती कि बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा नहीं। अगर आपने बुक पढ़ी है तो वो बोनस है, क्योंकि आपको ऑलरेडी फिर आप उस दुनिया से वाकिफ़ होती हैं पहले से, आपको मटेरियल पहले से पता होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम जो स्क्रिप्ट लिखी गई है उसको शूट करेंगे। तो जो राइटर का विजन है, जो डायरेक्टर का विजन है, जो उन्होंने किरदार बनाया है, आपको वो प्ले करना है। मेरे केस में मैंने ये बुक पढ़ी हुई थी। आई एम श्योर कि बाकी सेट पे कितने लोग होंगे जिन्होंने बुक नहीं पढ़ी, लेकिन आई डोंट थिंक काम में इतना फर्क होता है, क्योंकि हम जो रिबू ने स्क्रिप्ट लिखी है हम उसको फॉलो कर रहे थे। लेकिन ये इतनी कमाल की बुक है दैट मैं बहुत एक्साइटेड थी कि हम लोग ये बुक बना रहे हैं, क्योंकि मुझे बुक बहुत ज़्यादा पसंद है। इनफैक्ट जो ये राइटर है उन्होंने जितनी भी बुक्स लिखी है मुझे उनकी सब बुक्स बहुत पसंद है। तो आई वाज वेरी हैप्पी कि ये फिल्म बन रही है हिंदुस्तान में और हम लोग सब उस फिल्म का पार्ट हो सकते हैं। तो लेकिन आपसे ये सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि बहुत चुनिंदा फिल्में चुन चुन के करती हैं, तो क्या आप चूजी हैं या फिर फिल्मों से मेल मतलब जल्दी आपका तालमेल नहीं बैठ पाता है? आखिर इसका रीजन क्या है परिणीति? नहीं, एक्चुअली मैंने अभी शायद 14-15 फिल्में की हैं 9 सालों में, जो मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि आई डोंट थिंक मैं 3 या 4 फिल्मों से ज़्यादा शूट कर पाऊंगी पर्सनली एक साल में। वो भी काफ़ी ज़्यादा बोल रही हूँ मैं एक्चुअली। बट डेफिनेटली अब इस फिल्म के बाद और इसके बाद जो मेरी आने वाली 2 फिल्में हैं उनको मैंने थोड़ा सोच समझ के साइन किया डेफिनेटली, क्योंकि मैं कुछ अलग करना चाहती थी। तो गर्ल ऑन द ट्रेन पहली होगी, फिर मैंने एक स्पोर्ट्स बायोपिक की है जो साइना नेहवाल है। इसके बाद जो मैं फिल्म कर रही हूँ एनिमल, वो एक क्राइम फिल्म है। तो अलग अलग फिल्में अब मैं करना चाहती हूँ। तो इनफैक्ट पहले मैं थोड़ा कम सोचकर फिल्में करती थी, अब मैं थोड़ा ज़्यादा सोचती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छा काम करूँ और वो काम करूँ जिसमें मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो, ताकि वही एक्साइटमेंट मैं ऑडियंस में ला पाऊँ। अदिति, आपके लिए ये फिल्म मतलब कैसी रही? आपको क्या लगता है आपके किरदार में? मतलब देख के अभी मैं तो समझ गई प्रोमो देख कर कि कुछ तो हो रहा हुआ है आपके किरदार के साथ। आप उसका वो रिवील नहीं करेंगे, लेकिन इस मेन सेंटर में मतलब आप इस फिल्म में नजर आ रही हैं। तो ये फिल्म एक्चुअली क्योंकि रिबूदा ने अडेप्ट की है, ये उन्होंने थोड़ी अलग तरीके से लिखी है। मैंने एक्चुअली किताब पढ़ी नहीं, मैंने फिल्म देखी है द गर्ल ऑन द ट्रेन, और वो काफ़ी अलग थी और रिबूदा की स्क्रिप्ट थोड़ी अलग है। तो आई थिंक रिबूदा ने बुक से अडेप्ट की है। एंड जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी मुझे अच्छी लगी, क्योंकि जो 3 लड़कियां हैं उनका किरदार बहुत अलग है। अविनाश का किरदार बहुत इंटरेस्टिंग है, और जिस तरह रिबूदा ने उन सबको एक सिचुएशन में लाके उनके साथ ऑलमोस्ट खेला है, वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा। और जो नुसरत है वो एक्चुअली फिल्म में, जो फिल्म पहले बनी है द गर्ल ऑन द ट्रेन, उसमें उसके बारे में इतना नहीं है जितना रिबूदा ने उसको फ्लैश आउट किया एज अ कैरेक्टर। और मुझे जो इंटरेस्टिंग लगा नुसरत के बारे में कि वो एकदम परफेक्ट सी लड़की है उस बालकनी में, जिसको परी को ऑलमोस्ट नुसरत से एक काइंड ऑफ प्यार हो जाता है। लाइक शी जस्ट लव्स हर एंड हर लाइफ, एंड उसको प्रोटेक्ट करना है, लाइक शी गेट्स ऑब्सेस्ड विद हर। लेकिन जो उसका वो इम्प्रेशन है परी का और वो एक्चुअली उसकी लाइफ क्या है, वो 2 अलग चीज़ें हैं। तो वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा इस किरदार के बारे में। और आई थिंक मैं ऑलमोस्ट 1 साल या 1.5 years के बाद एक हिंदी फिल्म करी थी, क्योंकि मैं साउथ में थी और मैं वहाँ पे तेलुगु तमिल काफ़ी कर रही थी। तो इट वाज अ नाइस चेंज फॉर मी टू कम बैक एंड शूट विथ ऐसे एक बहुत हैप्पी यूनिट के साथ। और कहानी आई वुडंट से हैप्पी है, बट इट वाज नाइस, इट वाज इंटरेस्टिंग, एंड इट वाज लाइक एक एंसेम्बल में एक मज़ा भी आता है, क्योंकि यू रियली इंटरैक्ट अ लॉट। जैसे लव स्टोरीज आर वेरी डिफरेंट, एक एक्टर और एक हीरो और एक हीरोइन, और बहुत अलग है। और ऐसी टाइप की कहानी में एक मज़ा आता है, यू कॉन्स्टेंटली लाइक
यू गेट अ लॉट ऑफ एनर्जी फ्रॉम योर को एक्टर्स, और एक साथ मिलके एक पिक्चर बनाने का एक वो होता है, तो अलग है, बहुत अलग है. एंड आई केम ऑफ मेनी लव स्टोरीज, तो ये मुझे बहुत अलग लगा और मुझे बहुत मजा आया. आपका एक वीडियो मैंने हाल ही में देखा था, दिया की शादी आपने अटेंड की थी, जहां पर आपने जूते चुराए थे. मैंने एक्चुअली जूते चुराए नहीं, मैंने जूते बचाए. तो वो बिल्कुल अनकनेक्टेड है. बट वैभव, मैं तो उनको फादर बुलाती हूँ बिकॉज ही बिहेव्स लाइक माय फादर. तो उनके जूते उन्होंने बहुत कनिंगली चुरा लिए थे, तो मैंने जाके उनको नए जूते जाके दिए. तो मैंने बचाए उनके जूते. अविनाश, आपको क्या लगता है कि दर्शक जब ये फिल्म देखेंगे तो उनको सबसे अच्छी इसमें कौन सी 3 बातें लगेंगी जो आप अभी बोल सकते हैं, जिसे देख मतलब सुनकर दर्शक को लगे कि नहीं, ये फिल्म देखना ही चाहिए? काफी कठिन सवाल आपने मेरे नाम पर छोड़ा है. उसके बाद ये मैं पूछने वाले आपसे कि अदिति ने कहा कि सब हंसते थे, तो क्यों हंसते थे? क्या मतलब किस बात को लेकर हंसते थे, वो भी पूछूंगी मैं आपसे. अगर आप इस कमरे में होती और हमारे डायरेक्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, आपने थोड़ा समय उनके साथ बिताया होता तो आप ये सवाल शायद नहीं पूछती, क्योंकि आप हंस कर, जैसे इन्होंने कहा, आंसू आपके निकल गए होते. तो ये इनकी खासियत है हमारे डायरेक्टर की. बट कमिंग बैक टू योर फर्स्ट क्वेश्चन कि इस फिल्म में क्या होना चाहिए, सो दिस अ रीजन कि पॉल हॉकिंस की जो किताब है द गर्ल ऑन द ट्रेन इज एन इंटरनेशनल बेस्ट सेलर. कहानी बहुत ही शानदार है और हमारी फिल्म उस किताब की एडेप्टेशन है. सो कहानी बहुत शानदार है. द ट्विस्ट, आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि जो हम हमेशा कहते भी आ रहे हैं इस फिल्म में कि नेवर सीम्स, नथिंग इज व्हाट इट सीम्स टू बी. एंड एज एन ऑडियंस वो हमेशा काफी एक्साइटिंग होता है बिकॉज देयर इज अ थ्रिल टू इट. सो इट इज अ थ्रिलिंग राइड विच इज वेरी एक्साइटिंग. आई थिंक आई हैवंट सीन द फिल्म, बट जो जितना मैंने सेट पर देखा, जो परफॉर्मेंसेज हैं, जिस तरह से सारे एक्टर्स ने जो परफॉर्म किया, आई थिंक दैट विल ऑल्सो बी अ स्टैंड आउट व्हेन यू वॉच द फिल्म. ओवरऑल आई थिंक इट्स आप ये फिल्म देखेंगे तो मुझे लगता है कि वंस यू डन विद इट, यू विल हैव अ वेरी फुलफिलिंग एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग अ स्टोरी विच इज वेरी थ्रिलिंग. And it can excite you, and at the same time it's gonna tug you somewhere deep inside. आपके बहुत ही कुछ छोटे इमोशंस होते हैं जो आप ब्रॉड स्ट्रोक्स में महसूस नहीं करते, लेकिन अंदर डीप इनसाइड आई थिंक इट विल प्रॉब्ली फाइंड एंड टच यू देयर. एंड या आई थिंक इट्स गोना बी अ वेरी फुलफिलिंग व्यूइंग एक्सपीरियंस फॉर द ऑडियंस. दूसरा सवाल मेरा कि क्या प्रैंक करते हैं क्या रिभू जी, या क्या जोक सुनाते हैं, पीजेस बोलते हैं, क्या किस बात पर हंसी आती है? ये तो मेरे अंदर सवाल में कैपिटल P कैपिटल J, मतलब बहुत ज्यादा. मतलब हम क्या करते थे ना, बोलते थे रिबूदा आपने थोड़ी जोक सुनाइए, फिर हम लाइक लिटरली हंस के रो देते थे. फिर हम बोलते थे जल्दी 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 एक्शन बोलो, क्योंकि फिर हमें ग्लिसरीन नहीं यूज करना. और ये पहली बार इतना हिंदी में बोल रहा हूँ, यू नो. नहीं, वो एक्चुअली बंगाली बात करे, हिंदी नहीं है. इन्होंने काफी कुछ पिछले 1-1.5 साल में मुझे बहुत हिंदी का ट्रेनिंग दी है, तो इसलिए मैं फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग दी है. हिंदी की ट्रेनिंग. हाँ, टीचर है यहाँ पे मेरे. तो एनीवे, रिबूदा. अच्छा, ये एक सवाल ये सबसे पूछूंगी मैं कि आईवी मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि वो गाइडलाइंस तैयार करने वाले बहुत जल्द ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए. तो आपको लगता है कि यहाँ पर अब ओटीटी पे जहाँ पर बहुत सारी चीजें देखने, मतलब कोई वहाँ पे बाउंड्रीज नहीं थी, अब आईबी मिनिस्ट्री इसमें हस्तक्षेप करने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये किस हद तक चीजें मतलब उनके हाथ में जानी चाहिए या गाइडलाइंस बननी चाहिए ओटीटी के लिए भी? आई थिंक आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग शब्द इस्तेमाल किया, बाउंड्रीज और गाइडलाइंस. आई थिंक दैट अगर जो भी मिनिस्ट्री जो भी गाइडलाइंस लिखेगा, आई थिंक कुछ बाउंड्रीज अगर रहे, लेकिन जितना राइटर्स लिख पाते हैं अलग किस्म के कैरेक्टर्स और जो डायरेक्टर्स शूट कर पाते हैं जो हम दूसरे मीडियम्स में नहीं कर पाते, अगर उस पे ज्यादा रोक ना हो, अगर हम फिर भी क्रिएटिवली सेटिस्फाई हो और हम
हम लोग वो चीज़ें खेल पाएँ, एक्ट कर पाएँ, लिख पाएँ, डायरेक्ट कर पाएँ, उस तरह का कंटेंट जो आप जैसी ऑडियंस ने ही अप्रूव किया है, एक्सेप्ट किया और आप उसका आप मज़ा उठाते हैं. आई थिंक उस पर अगर रोक ना लगे तो गाइडलाइंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर गाइडलाइंस भी उस सब चीज़ को रोक दे और फिर कंटेंट में कुछ फ़र्क नहीं है, फिर उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है. तो फिंगर्स क्रॉस. आई डोंट नो गाइडलाइंस क्या आने वाली है, एग्जैक्टली किस लेवल की सेंसरशिप होने वाली है, बट आई होप कि एक मिड ग्राउंड रह जाए, ताकि क्योंकि हम लोग कितना कुछ हम बोलते हैं माल, हम लोग माल दे पाते हैं, लिख पाते हैं, कर पाते हैं. ओटीटी में हम कितना मज़ा कर पाते हैं क्योंकि सेंसरशिप थोड़ी कम है. आई होप कि वो क्या बोलते हैं रहे, हाँ दबना, लाइक वो बरकरार रहे, थोड़ा बरकरार रहे. एब्सोल्युटली बरकरार रहे. थैंक यू. तो क्या आप लोगों को लगता है ओटीटी पे आप सब क्या देखना पसंद करते हैं जब फ्री होते हैं, समय होता है, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या, डिजिटल पे क्या देखना पसंद करते हैं? मैं तो शोज देखती हूँ. मैं फिल्में देखती हूँ क्योंकि अविनाश आप? जी मैंने बहुत समय से कुछ देखा नहीं ओटीटी पे. मैं आई एम अ वेरी बैड ऑडियंस और मुझे बहुत गालियां भी पड़ती हैं इस चीज़ के लिए. आधी से ज़्यादा फिल्में बहुत सारे दोस्तों की भी आती है लेकिन आई हैव नॉट सीन मच ऑफ इट, इसलिए मैं कंप्लेन भी नहीं कर पाता हूँ कि मेरी फिल्म उन्होंने नहीं देखी. बट एट द सेम टाइम आपके पहले वाले क्वेश्चन पे भी मैं कुछ कहना चाह रहा था. मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म्स जो सिनेमा हॉल में जाती हैं वो एक कम्युनिटी व्यूइंग के लिए होती हैं और उस पर अगर सेंसरशिप की बात हो तो मैं समझ सकता हूँ एंड आई कैन अंडरस्टैंड इट. दो वी हैव ऑलवेज फॉट इट एज एन आर्टिस्ट की सेंसरशिप ना हो और एक रेटिंग सिस्टम अवेलेबल हो एज फार एज सिनेमाज आर कंसर्न. बट व्हेन यू कम टू ओटीटीज इट्स मोर इंटीमेट व्यूइंग. लोग अपने घर पे अपनी स्पेस में, अपने पर्सनल स्पेस में देखते हैं और इसलिए ये हक शायद ऑडियंस के पास है वो क्या देखें ना देखें. जितने भी INB मिनिस्ट्री के जो लोग हैं आई एम श्योर वो समझदार हैं और इस बात को समझते हैं. तो वो जो भी डिसीजन लेंगे वो इस चीज़ को मद्देनज़र रख के लेंगे और ये फ्रीडम ऑडियंस के पास छोड़ें कि वो क्या देखना चाहते हैं और फ्रीडम आर्टिस्ट के पास छोड़ें कि वो अपनी कौन सी कहानी है, क्या कहना चाहते हैं. परिणीति, आपको लगता है कि फिल्में जो सिनेमा, मैं वाइंड अप कर रही हूँ, मेरा ये लास्ट सवाल है. फिल्में जो हम थिएटर में बैठकर देखते थे, वहाँ उस वाले प्लेटफॉर्म पे ऑब्वियसली वहाँ पर एक अलग माहौल होता था देखने का, उसका एक अलग मजा होता था. लेकिन अब डिजिटल पे भी आपको बड़े बड़े स्टार्स मिल रहे हैं, अच्छी कहानियां मिल रही हैं, तो ये बेनिफिट मतलब कितना लोगों के लिए, स्टार्स के लिए, ये किस तरीके से इसको देखते हैं कि फायदे के तौर पे देखते हैं कि कैसे देखते हैं? मेरी सोच ये है कि जो भी आर्टिस्ट होता है वो भूखा होता है अच्छे कंटेंट के लिए और वो जहाँ उस कंटेंट उसको मिले वो वहाँ चला जाता है. लेकिन हम लोग सब थिएटर्स में पैदा हुए हैं, सिनेमाज में पैदा हुए हैं, वहाँ पर हमारी फिल्में रिलीज हुई हैं, तो हमको एक आदत है और हम लोग कहीं पर स्पॉइल्ड हैं कि हमको वही एक्सपीरियंस चाहिए, बड़े स्क्रीन पे ही फिल्म चाहिए, ऑडियंस के साथ शोर मचाते हुए अजनबियों के साथ बैठ के फिल्म देखना, उसमें मज़ा है. लेकिन आई थिंक अडेप्टेबिलिटी भी एक चीज़ होती है. आई थिंक अब दुनिया बदल रही है, लोग अपने घरों में रात को 12 बजे 1 बजे पिक्चरें देख रहे हैं जब सिनेमाज खुले नहीं होते, सुबह 7 बजे देख रहे होते हैं जब वो फ्री होते हैं, अपने मोबाइल फोन्स में ट्रेनों में बैठ के देखते हैं. तो आई थिंक अगर इतनी ऑडियंस हमारी अलग अलग जगहों पर है, अलग अलग समय पे, जो सिनेमाज में नहीं हो सकती, तो OTT में आने में कोई नुकसान नहीं है. एंड सिर्फ एक्टर्स अगर ये चीज़ चलाते तो कुछ नहीं होता. अल्टीमेटली ऑडियंस हमारी फिल्मों को सक्सेस बनाती है, तो जहाँ ऑडियंस है हमारी फिल्म वहाँ होनी चाहिए. आई फील स्पेशली पिछले साल के बाद जब हमने सब 9-10 महीने घर पे बिताए हैं, आई थिंक OTT प्लेटफॉर्म्स रियली उभर के आए हैं. हम सब ने आई थिंक लॉकडाउन बिताया है OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ, सिनेमाज के नहीं. तो आई जस्ट होप कि अब ये चीज़ जो बदलाव आ रहा है उसमें फिल्में भी चले, शोज भी चले, सिनेमाज भी चले, सब कुछ एक साथ चले, इसमें सबका भला होगा. एक आखिरी सवाल है कि आपकी सिस्टर प्रियंका चोपड़ा भी अब प्रोड्यूसर बन गई है OTT पे, उन्होंने वो किया है, तो उनको किस तरह से बधाई देना चाहेंगी? क्योंकि अब आपसे ये सवाल तो पूछना
जी नहीं बिल्कुल। ये बधाई तो मैं बहुत पहले दे चुकी हूँ एक्चुअली। जब ये अनाउंसमेंट हुई थी हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। एक्चुअली मेरी बहन ने हमारी फैमिली में हमेशा चीज़ें पहले की है। जब वो मिस इंडिया मिस वर्ल्ड बनी थी उस टाइम पे हमारी फैमिली जो बिल्कुल फिल्मी नहीं है हमारे लिए उस टाइम एक सरप्राइज था। फिर वो हीरोइन बनी, फिर अब वो हॉलीवुड में है। तो हमेशा इतना अमेजिंग और इंस्पायरिंग काम करती है, नॉट ओनली फॉर मी बट लाइक पूरी दुनिया के लिए। आज वो एक बहुत ही क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म की प्रोड्यूसर है, जो एक बहुत छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है कि आप यहाँ पे एस्टैब्लिश स्टार हैं, आप वहाँ शुरू से काम शुरू करती हैं और इतनी जल्दी आप सक्सेसफुल हो जाती हैं। तो आई एम प्राउड ऑफ हर। मैं बहुत लकी हूँ कि वो मेरी बहन है, तो मुझे उसका बहुत एक्सेस मिलता है और मैं कभी भी उससे मिल सकती हूँ, बैठ सकती हूँ। और मैं इतनी प्राउड होती हूँ जब लोग मुझे आके, जैसे आपने सवाल पूछा है, मुझे हमेशा एक बहुत प्राउड फीलिंग होती है कि वो मेरी बहन है। आई फील रियली प्राउड कि मैं भी एक चोपड़ा हूँ। जूनियर चोपड़ा हूँ लेकिन मैं भी चोपड़ा हूँ, बिकॉज शी डज सच गुड वर्क। चलिए, थैंक यू सो मच बात करने के लिए हमसे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैंने कहा आपके लिए कोई गुड न्यूज़ नहीं आ रही, लड़की कहीं और ब्याही जा रही है, कुछ करोगे कि नहीं करोगे? जी मैं फिलहाल तो रोना धोना कर रहा हूँ, जो वैसे तो लड़कियां ही बेदाग करती आई बने हैं हो। हमारे शोज में। हाँ। पर ये मेरे को बहुत करना पड़ रहा है बिकॉज दिल टूट रहा है और मैं पूरी कोशिश भी कर रहा हूँ कि क्योंकि उन्होंने दोस्ती का वादा दिया तो दोस्ती निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ब्याह में थोड़ी हेल्प भी कर रहा हूँ। ओहो, ये ना हो लाइटें लगाते रह जाओ। लस्सियां पिला रहे हैं सबको मेरे और- घर में आके। तो अभी बस उसी उम्मीद में बैठा हूँ कि शायद किसी का दिल पिघल जाए, शायद कुछ करामात कर दे ऊपर वाला और अब तो कुछ हो हो गया। जाए। अब तो हो गया, डोंट टेल मी। ऐसा होगा शादी हो जाएगी? इसके लिए आप देखना पड़ेगा ना आपको। अच्छा मेहंदी तो लगी हुई है। मेहंदी मेरे हाथों में लगी हुई है, किसी और के नाम की। नाम भी हाँ। नाम भी है। कमबख्त। नाम लिखवा लिया। अब तो चैन जान नहीं भी पड़ा, चैन नहीं पड़ा। चलिए, यहाँ पे गुड न्यूज आए, वी आर जस्ट क्रॉसिंग आवर फिंगर्स। लेकिन हमारी वाली गुड न्यूज में क्या हो रहा है, चलिए वही बता देते हैं आपको। उम्र कितनी भी हो जाए, अगर दिल जवान है तो जिंदा दिली कभी नहीं जाती। रेणुका और मुकुंद को देखकर हमें यही लगता है, क्योंकि रेणुका और मुकुंद के बीच अब हर दिन वैलेंटाइन सेलिब्रेट होता है। जब से इन दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर हुई है, ये हर दिन नया मौका ढूंढते हैं रोमांस फरमाने का। और इनके प्यार की ताकत तो देखिए, बिन मौसम बरसात भी हो गई और इस बिन मौसम की बरसात में दोनों मिलकर एक दूसरे से खूब रोमांस फरमा रहे हैं। ये वो शॉट्स है जिसे देखकर ऑडियंस के भी चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है। लाइक इफ यू नोटिस, जब हम ये कर रहे हैं तो आप सब लोग जो देख रहे हैं उन सबके चेहरे पे एक स्माइल है। लाइक व्हेन यू लुक एट अदर्स, दे ऑल आर स्माइलिंग बिकॉज दीज आर वेरी ड्रीमी मोमेंट्स जो हर कोई अपनी जिंदगी में चाहता है। किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, लेकिन स्क्रीन पे देखना सबको अच्छा लगता है। अब मौके पर चौका मारना तो बनता है ना, घर पर कोई नहीं है, रेणुका और मुकुंद को मिल गया है अकेले रहने का मौका, तो फिर क्या, इन्होंने प्यार का रंग पहना और शुरू हो गया इनका रोमांस। पहले इशारों में बात हुई, इशारों से फिर ये दोनों एक दूसरे के पास आए और नई पीढ़ी को बताया कि उम्र के साथ प्यार हमेशा बढ़ता जाता है, कभी कम नहीं होता। रोमांस है सीरियल के अंदर, अभी बहुत हाई ड्रामा पे ख़त्म हुआ है, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस को एक थोड़ा सा रिलीफ भी मिलता है। अच्छा भी लगता है कि जो कपल अपने 30s में है, मिड 30s में है या 40s में है, वो कपल भी अगर रोमांस करते हैं ऑन स्क्रीन, आप देखते हैं उनको, तो एक
उम्मीद होती है कि हाँ नहीं यार, मतलब ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग इज ओवर, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, प्यार ऐसा नहीं है कि आपका 20s में ही रहता है और उसके बाद में कभी ऐसा नहीं होता है। तो अगर आपका दिल के अंदर प्यार है तो वो कभी भी कहीं पर भी कैसे भी वापस आ सकता है ज़िंदगी में। फाइनली रेणुका और मुकुंद के बीच हमें हैप्पी मोमेंट्स देखने मिल रहे हैं और घर में गुड न्यूज़ का सिलसिला छा गया है। अब इस रोमांस के साथ साथ दर्शकों को इंतजार है तो एक ट्विस्ट का, जो शो में तड़का लगाएगा, क्योंकि बुआ जी जेल में ज्यादा देर रहने वाली नहीं है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। चलिए अब ऐसा करते, कैरेक्टर से थोड़ा बाहर निकलते हैं। आ जाते हैं हम अद्विक और अमनदीप पे। ये दिल्ली की हैं, तुसी पंजाब दे हो, हालांकि पंजाबी पूरा इनमें इफेक्ट हैगा, तो एक इंस्टेंट बॉन्डिंग थी। अब ये पहले दिन से ही बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, नहीं? सो यू बॉन्डेड ओवर व्हाट? फूड? मतलब पंजाबी मुझे लगता है, बिकॉज बीइंग एन अरोरा हम वी लव फूड, सो बट आपको देख के लगता नहीं आप दोनों खाना खाते हो। No, he's a very big foodie. He's a very I'm a big foodie. मैं I can leave anything for food. पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि हमारी बॉन्डिंग ना मोर इम्पोर्टेंटली वो सब चीजों पे भी, और इंसान एक होता है ना पर्सनल लेवल पे, हम आई थिंक हम दोनों ने एक दूसरे को, मेरे को अमन बहुत अच्छी दिल का साफ है, दिल का साफ, सच में भी साफ। और अमन बाय नेचर पहले दिन से ही मेरे को बहुत अच्छी लगी, हम्बल, डाउन टू अर्थ, हार्ड वर्किंग, और आई डोंट नो। नहीं, एक्चुअली में हमारी मे बी फर्स्ट डे जब हम ऑफिस में मिले थे तभी बहुत अच्छे से हमारी बात हो गई थी, बिकॉज ही इज रियली अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग और बहुत हेल्पिंग है। और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट अच्छा सा लिख दिया गया है, अच्छा ACR मिला है, कुछ नहीं है। बस ये हमारी जबरदस्त बॉन्डिंग है, सिंपल सी बात ये है, और इसी वजह से जो केमिस्ट्री, जो थोड़ा बहुत इक्वेशन आप लोग देख रहे हैं आपको पसंद आ रही है, वही कारण है जोगी माही की इक्वेशन को कन्वर्ट होने का। बिल्कुल, और हम कुर्बान हो रहे हैं इस जोड़ी पर, लेकिन फिलहाल सीरियल कुर्बान हुआ की तरफ चलते हैं, क्योंकि वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है बहुत सारी। कैसे दिखाते हैं? जीने की संस्कृति की जान नहीं है, वो इंसान नहीं है, बाहर है, उनका कोई भरोसा नहीं है। नील एक सच खाने के लिए ना जाने और कितनी जाने ले सकते हैं वो। मुझसे ज्यादा तुम पर यकीन किया, तुम पर भरोसा किया मैंने। क्या चाहत और नील फिर एक बार जुदा हो जाएंगे? चाहत और नील के बीच एक बड़ी दरार आ जाएगी? क्या इस प्रेम कहानी का अंत यही हो जाएगा? जी हाँ, ये नजारा देखकर तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। चाहत के हाथ में नील के जीजाजी के खिलाफ सबूत लगे हैं और चाहत यही बात नील को समझाने की कोशिश कर रही है। मैं जानती हूँ प्रमुख जी ने ही संस्कृति की जान ली है, वो इंसान नहीं है, बाहर है, उनका कोई भरोसा नहीं है। नील एक सच खाने के लिए ना जाने और कितनी जाने ले सकते हैं वो। लेकिन नील है कि चाहत की बातों पर यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं। अब चाहत ने जेम्स बॉन्ड बनकर पूरी तहकीकात की। उसके बाद नील को बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन नील है कि विश्वास करने को तैयार ही नहीं। आखिरकार ऐसा क्या हो गया जो चाहत पर से नील का विश्वास उठने लगा है? जी ने ही सरस्वती का कत्ल किया। खुद से ज्यादा तुम पर यकीन किया, तुम पर भरोसा किया मैंने। कुर्बान हुआ का सेकंड टर्निंग पॉइंट आ रहा है। एक पहले टर्निंग पॉइंट था जब नील और चाहत ने एक्सेप्ट किया था कि हाँ मैं मुस्लिम हूँ और ये हिंदू है, फर्स्ट टर्निंग पॉइंट। सेकंड टर्निंग पॉइंट जब बोल दूँ ना यार, बोल देती हूँ, जब वो आलेख को रिवील, क्योंकि आलेख का रेवलेशन है तो जो वीक जाएगा उसमें यही है कि जो आलेख ने पाप किए हैं, अब वो अपने पापों का घड़ा उसका फट गया है, जो बहुत गंदी तरह से फटा है, तो अब वो पूरा है, चाहत को पता चल गया है कि क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे हुआ है। तो चाहत किसको और कन्विंस करेगी? सबसे पहले ऑफ कोर्स वो नील के पास ही आएगी। मतलब नील के लिए ये बात डाइजेस्ट करना थोड़ा हार्ड है, बिकॉज मेरे जीजा है यार, फैमिली है मेरी। हाँ, तो ऑफ कोर्स कोई अपनी फैमिली पे से एलिगेशन, कोई ब्लेम नहीं सुनेगा। अपनी बहन के साथ उसका जीजा जी का रिलेशन देखा है तो बड़ा ही अच्छा रहा है, बड़ा ही प्यारा रहा है।
मेरे लिए बड़ी अब्रप्ट चीज़ है कि हाउ कम ही इज़ द किलर ऑफ माय सिस्टर। अब नील ने तो साफ साफ कह दिया कि वो अपने जीजा जी पर ज्यादा यकीन करता है और इसी के साथ चाहत का टास्क और भी मुश्किल हो गया है। अब देखना ये होगा कि चाहत नील को यकीन कैसे दिलाएगी और अपने प्यार को कैसे जितवाएगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, अभी आपने सीरियल में बताया लड़की की शादी हो रही है, मेहंदी रच चुकी, नाम भी लिखवा लिया। अच्छा, आमतौर से ना हमारी सीरियल में ये होता है कि शादी हो जाती है, उसके बाद पुराना प्यार वापस आता है। ये ट्रैक वैसे जाएगा? मतलब मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे ही हो। मेरी क्यों? शादी से पहले रोक लो। कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ, पर अब पता नहीं क्या होगा। अभी तक किसी ने बताया कि वो मुझसे प्यार करता है। माही को नहीं पता है। मैं तो दोस्ती समझती हूँ ना। अगर शायद मुझे बताया होता तो मैं सोच सकती थी, बट जब भी उसने बताने की कोशिश की है, इन्होंने उल्टे हाथ की लगा। मतलब इनका रिस्पॉन्स ऐसे ही रहा है कि बंदा मुंह बंद करके दौड़ दे वहाँ से। बट जो भी ट्राई कर रहा है अपने तरीके से यार, अब प्यार देखो, मैं एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ, पहले बोल दो, नहीं तो फिर वो हो जाएगा अब पछतायत होत क्या जब चिड़िया चुग गई। नहीं, शायद बोलने भी वाला हूँ बहुत जल्दी, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, लास्ट मोमेंट पे बोलने वाला हूँ। चलिए, हम बस यही भी अगेन हवा फिंगर्स क्रॉस की इनकी चाहते जो हैं वो एकदम परवान चढ़ जाएं। ये है चाहते में वाला हाल ना हो जाए। फिलहाल प्रीशा की लाइफ में ढेर सारी प्रॉब्लम्स है। क्या क्या प्रॉब्लम्स है आइए बताते हैं। देखिए भाई, देखिए क्या दिन आ गया है। ये डॉक्टर को भी अपनी जान बचाने के लिए छोटे पर्दे की बहू और वैम्प का सहारा लेना पड़ रहा है। अब ये डॉक्टर बताइए आगे अब क्या करेगा। डॉक्टर ने ही तो नकली रुद्र बनाया था मेरे लिए। सर्जरी जो की थी वो एक्चुअली डॉक्टर ने की थी, तो सबसे बड़ा सबूत तो डॉक्टर ही था, गवाह मेरे खिलाफ। तो क्या करेगी महिमा, गैस करिए आप लोग। डॉक्टर को छिपा कर रखा गया था और देखिए जब पता चला अहाना और प्रीशा को तो कैसे उन्होंने जान जोखिम में डालकर डॉक्टर की जान बचाने की पूरी कोशिश की। इस बार इन दोनों ने महिमा और युवराज को मात दे दी है। महिमा, आपको क्या लग रहा था आपकी महिमा के आगे किसी की चलेगी नहीं? अब सीरियल में वैम्प कितने भी खतरनाक क्यों न हो, लेकिन बहू के पास उसका तोड़ निकल ही आता है। अब हम ये भी जानते हैं कि डॉक्टर को ढूंढने के लिए आप एड़ी चोटी का बल लगा देंगी, लेकिन आपके लिए इस बार ये इतना आसान नहीं होगा। क्या लगता है तुझे प्रीशा कि तू डॉक्टर को यहाँ से लेके चली गई तो तू जीत गई? मुंबई से कलीम सलमानी और नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।